जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर के डाउट भी हैं, वो भी क्लियर करूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP2 पेंशन टेबल में मिला धोखा, ये तो आप जानते हैं। 2018 में आए तीनों सेनाओं के पेंशनर की पेंशन मिनिमम और मैक्सिमम अलग है, लेकिन OROP2 पेंशन टेबल में सब इक्वल रैंक की एक ही पेंशन दी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे 2018 में जो पेंशनर्स आए हैं पेंशन, चाहे वो आर्मी के आए हों, चाहे वो नेवी के आए हों, चाहे वो एयरफोर्स के आए हों, तो उनकी जो पेंशन सेट हुई मिनिमम और मैक्सिमम लेके, दोस्तों वो अलग अलग है सबकी। यानी तीनों सेनाओं की जो पेंशन है वो अलग अलग है, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन जब आप OROP2 की पेंशन टेबल उठा के देखेंगे तो दोस्तों उसमें इक्विवेलेंट रैंक की जो इक्वल रैंक है उनकी एक जैसी पेंशन दे रखी है। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? यानी 2018 में जो आए पेंशनर आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनकी अलग अलग है पेंशन, तो फिर एवरेज निकालते टाइम OROP2 की पेंशन पे एक जैसी पेंशन कैसे हो गई इक्वल रैंक की? तो दोस्तों ये यहां पे सवाल खड़ा करता है। PCDA CDA के द्वारा दिए गए मैक्सिमम और मिनिमम के आंकड़े OROP2 की पेंशन टेबल से काफी अलग है। दोस्तों RTI के बेस पर PCDA CDA से जवाब मांगे गए थे कि आप मिनिमम और मैक्सिमम बताइए जो आपने OROP2 पेंशन टेबल बनाई है। तो दोस्तों जो उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम के आंकड़े बताए वो कुछ और थे, बल्कि OROP2 पेंशन टेबल में कुछ और निकला। यानी डाटा मैच ही नहीं हो रहा है। इससे यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है और दोस्तों इन्हीं गलतियों को सुधारना है। ऐसी एक्स ग्रुप के साथ भेदभाव हुआ, उनका केस जैसा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों ये सारी गलतियां देखी जानी चाहिए। हो सकता है कि JCOs को कुछ फायदा मिल रहा हो जिस वजह से उनको OROP2 का बेनिफिट नहीं मिल पाया। दोस्तों ये सब आंकड़ों का ही खेल है। जब हमें मिनिमम मैक्सिमम पता ही नहीं लगेगा सही से तो फिर एवरेज कैसे निकलेगा? तो दोस्तों इसकी एक जांच होनी चाहिए, एक एक्सपर्ट की टीम बैठाई जानी चाहिए और जो भी इनका लाइव डाटा है वो सही से निकाला जाना चाहिए और फिर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। भूतपूर्व सैनिकों के विकलांग बच्चे भी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है जिनकी विकलांगता परसेंट 40 से अधिक है। जी हां दोस्तों, जो भूतपूर्व सैनिक है अगर उनके विकलांग बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं और उनकी एज 25 से ज्यादा है तो दोस्तों उनके नाम आप नॉमिनी में जरूर ऐड करें, क्योंकि आपकी डेथ के बाद, आपकी वाइफ की डेथ के बाद डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन मिलती है। चाहे उसकी एज कुछ भी हो, उसने शादी भी कर रखी है तब भी उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि कहीं उसकी अर्निंग 9,000 से कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं वो जॉब तो नहीं कर रहा है। जहां उसकी अर्निंग 9,000 से ज्यादा हुई वहीं उसकी पेंशन रुक जाएगी। लेकिन डिसेबल बच्चे को भी मिलती है। डिसेबल बच्चे में कौन आएगा? बेटा आएगा, बेटी आएगी और भाई बहन आएंगे। अगर डिसेबल है, डिपेंडेंट है वो पेरेंट्स पे या फिर भूतपूर्व सैनिक पे, तो दोस्तों आफ्टर डिमाइस जब माता पिता गुजर जाएंगे तो फिर डिसेबल बच्चा फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। तो उसका डिसेबल कितना परसेंट होना चाहिए? 40% से ऊपर। आपको कार्ड मिला होगा, उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से अगर अधिक है तो फिर फैमिली पेंशन मिलेगी डिसेबल बच्चे को, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो या फिर भाई बहन हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर के काफी लाइफ सर्टिफिकेट सही हुए जमा, स्पर्श पर काफी पेंशनर की अगली ड्यू डेट 30 नवंबर 2024 दिखी पेंशन पोर्टल पे। जी हां दोस्तों काफी पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हुए हैं और उनकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2024 की आ गई है, अगले साल की। एक चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिन पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में भरा, अगर अभी तक उनका लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग में है, जिन्होंने स्पर्श पे भरा चाहे DLC या फिर MLC, तो दोस्तों वो पेंशनर दोबारा 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग में शो हो रहा है, स्टेटस उनका पेंडिंग में दिखा रहा है या फिर रिजेक्ट हो गया, तो एक बार फिर से आप स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपका पेंडिंग में है तो फिर आप दोबारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, वो भी 31 दिसंबर तक या फिर 31 दिसंबर से पहले। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। OROP2 की चौथी किस्त किसी भी पेंशनर के खाते में नहीं आई, फेक लेटर और फेक न्यूज से सावधान, स्पर्श नोडल ऑफिसर ने बताया। दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा था यूट्यूब पे जिसमें आपको बताया जा रहा था कि OROP2 की
चौथी इंस्टॉलमेंट पेंशनर के खाते में आई है। और दोस्तों उसी के साथ स्पर्श का एक लेटर भी दिखाया जा रहा था। दोस्तों हो सकता है कि वो स्पर्श का लेटर फेक हो, क्योंकि दोस्तों स्पर्श की तरफ से जो भी लेटर जारी होते हैं उसका डुप्लीकेट बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी वो काम कर सकता है सॉफ्टवेयर बेस से। तो हो सकता है कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा हो, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर मैंने पीसीडीए के कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने बताया कि स्पर्श की तरफ से OROP2 की चौथी इंस्टॉलमेंट किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तक तीसरी किस्त का भी भुगतान कुछ पेंशनर को नहीं हुआ है। तो चौथी इंस्टॉलमेंट कहां से देंगे? दोस्तों मैंने जो पीसीडीए से बात करी चौथी इंस्टॉलमेंट के बारे में, आप उसका ऑडियो सुन सकते हैं जो मैंने बात करी। अच्छा, एक चीज जाननी थी कि चौथी इंस्टॉलमेंट जो है OROP2 की वो पे होना शुरू हो गई क्या स्पर्श से? जी सर, लाइन पर धन्यवाद सर। अभी नहीं आया है सर, अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट ही लोगों की नहीं आई है। नहीं, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट होना स्टार्ट हो गया क्या बाकी पेंशनर को? नहीं सर, अभी किसी को नहीं दिया गया है, ऐसे कोई अपडेट नहीं आया है। अच्छा, कहीं भी हम सुन रहे थे ना कि स्पर्श ने कोई लेटर इशू करा है जिसमें लिखा हुआ है कि थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी दी गई है। नहीं सर, थर्ड जा रही थी उसके पहले, बट अभी फोर्थ नहीं जा रही है। अच्छा, फोर्थ किसी को नहीं दी ना आपने? नहीं सर। ठीक है, वो तो जो उसका टाइम है फरवरी में तभी पे हुआ है ना? जी। ठीक है, और एक और ये जो दिसंबर की पेंशन है कब तक आ रही है? मंथ एंड तक सर। 29 तारीख तक ना, क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा है। जी। ठीक है, तो ये कंफर्म है ना कि चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है? नहीं दी गई है सर। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि स्पर्श पीसीडीए के जो कस्टमर केयर है उन्होंने बताया कि OROP2 की चौथी इंस्टॉलमेंट का भुगतान किसी को नहीं हुआ है। तो दोस्तों मुझे भी यहां मुश्किल लगता है कि OROP2 की चौथी इंस्टॉलमेंट का भुगतान किसी पेंशनर को हुआ हो। ज्यादातर तीसरी किस्त का भुगतान हुआ है और कई ऐसे पेंशनर है जिनको तीसरी किस्त भी नहीं मिली, वो अभी तक शिकायत डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीसीडीए ने कंफर्म किया है कि OROP2 की चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। सीपी ग्राम में वही पेंशनर शिकायत डालेंगे जिनको सही टाइम पर एरियर नहीं मिला था या जिनका कोई पुराना ड्यू रुका हुआ था। डिपार्टमेंट रिकॉर्ड पीडीए नहीं दे रहा है। दोस्तों सीपी ग्राम में बहुत से पेंशनर शिकायत डाल रहे हैं। अब कई पेंशनर को पता नहीं है कि सीपी ग्राम में हम शिकायत क्यों डालते हैं, किस चीज के लिए हमें शिकायत डालना होता है सीपी ग्राम में। दोस्तों अगर आपका कोई बकाया पुराना रह गया है या फिर डिपार्टमेंट आपको नहीं दे रहा है, कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो उसके बेस पर आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपका OROP का कोई बकाया रह गया है, किसी सर्कुलर का आपका बकाया रह गया है जो आपको नहीं मिला, तो फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी या फिर स्पर्श बैंक आपका कोई पेमेंट नहीं दे रहा हो, जो रुका हुआ हो, तो फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। अगर किसी को MACP नहीं मिली तब आप शिकायत डाल सकते हैं सीपी ग्राम में। अगर आपको DA से रिलेटेड, DR से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपकी पेंशन गलत चल रही है, आप तब भी शिकायत डाल सकते हैं सीपी ग्राम में। यानी पेंशन से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, PPO से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तब भी आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। यानी अगर डिपार्टमेंट भी कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है तब भी आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। बस आपको रेफरेंस देना पड़ेगा उस सही लेटर का जिसके बेस पर आप काम करवाना चाहते हैं। तो सीपी ग्राम में सब पेंशनर शिकायत डाल सकते हैं जिनको कोई दिक्कत है पेंशन से रिलेटेड। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।